नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। हमारे पिछले 2 वीडियोज़ में हम 8 स्मॉल कैप बिज़नेसेस कवर कर चुके हैं, जिनके काफ़ी अच्छे जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं। तो आज हम आपके लिए Q1 FY26 सीरीज़ का 3rd वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 4 नए स्मॉल कैप बिज़नेसेस स्टडी कर रहे होंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। हम इन बिज़नेसेस को समझेंगे, इनके रिजल्ट्स देखेंगे और साथ में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इनका भविष्य कैसा दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से इन स्टॉक्स पर या इन बिज़नेसेस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं। पहला बिज़नेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइमेक्स ग्रुप। आपने टाइमेक्स के बारे में सुना ही होगा। ये घड़ियाँ बनाकर बेचते हैं। इनकी एक खुद की ब्रांड है टाइमेक्स और इसके अलावा ये लग्ज़री ब्रांड्स जैसे कि वर्साचे, गेस, फिलिपीन, एडिडास वगैरह की भी घड़ियाँ इंडिया में लाइसेंस बेसिस पर बेचते हैं। इनके रिज़ल्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आ कहाँ से रहे हैं। तो अप्रैल से जून के 3 महीनों में यानी कि Q1 में, क्वार्टर 1 में टाइमेक्स की सेल्स पिछले साल से 55% बढ़ी हैं। और पिछले साल के छोटे बेस की वजह से एबिटा में 361% ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन इनकी 4.4% से 13% हो गई है। ऐसे ही प्रॉफिट इनका पिछले साल से 2.4 करोड़ या 4.5 करोड़ से बढ़कर लगभग पौने 15 करोड़ रुपए हो गया है इस Q1 में। और सिर्फ ये क्वार्टर नहीं, एक्चुअली पिछले 3-4 क्वार्टर से टाइमेक्स के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और तब से ये हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक भी रहा है। और अगर आपको घड़ियों का शौक होगा तो आपको पता होगा कि टाइमेक्स अफोर्डेबल रेंज की ब्रांड है। ये 3000 से शुरू होती है और 25-30 हज़ार रुपए तक जाती है। इनकी टाइमेक्स ब्रांड में 77% की ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। बाकी ये टाइमेक्स के साथ-साथ प्रीमियम वॉचेस पर भी काम कर रहे हैं। इन्होंने गेस, जीसी, फिलिपीन जैसे मशहूर लग्ज़री ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप्स करी हैं। गेस की सेल्स 33% बढ़ी है और वर्साचे जो कि एक प्रीमियम ब्रांड है थोड़ी, उसकी सेल्स 18% बढ़ी हैं। और सेल्स बढ़ाने के लिए ये सारे चैनल्स पर काम कर रहे हैं। जैसे स्टोर्स से इनकी सेल्स 22% बढ़ी हैं। ई-कॉमर्स जहां आपके मिंत्रा, अमेज़न आ जाते हैं, उसमें 102% ग्रोथ आई है। माने कि वो बिज़नेस इनका डबल हो गया है। इन्होंने अपने डिफेंस कैंटीन बिज़नेस को भी ग्रो किया है। पिछले 1 साल में इन्होंने अपना डिफेंस कैंटीन्स का नेटवर्क 320 से 77% ग्रो करके ये उसे 565 तक ले गए हैं। अब जल्दी से हम इनकी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो Q1 में इनकी सेल लगभग 170 करोड़ थी और मुनाफा लगभग 15 करोड़ या पौने 15 करोड़ रहा है इनका। अगर हम इनके FY25 के चारों क्वार्टर्स को देखें, तो एक अंदाज़ा हमको लग जाएगा कि ये FY26 में हर क्वार्टर कम से कम 170 करोड़ की सेल कर ले जाएँगे। और इस साल फिर उस हिसाब से ये कम से कम 15 गुना 4, 60 करोड़ की बॉटम लाइन कर ले जाएँगे। तो भले ये बिज़नेस पिछले साल के मुनाफे पर आपको 65 का पीई दे रहा है, पर अगर हम टाइमैक्स को FY26 के अंदाज़न मुनाफे पर वैल्यू करें, तो इसका पीई अभी 40 निकल कर आता है। ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बिज़नेस आपका रिटेल सेक्टर से है, ब्रांड एडवांटेज है इनके पास और 40 से 50% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन ठीक है फिर आपकी। अब रिस्क क्या है यहाँ? तो जो पहला रिस्क जो मुझे दिख रहा है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उस स्पीड से नहीं बदल रहा है, जैसे इनकी सेल्स आ रही हैं। आप देखोगे, इन्होंने अपने मल्टी ब्रांड आउटलेट्स 1 साल में 13% या 13% कम कर दिए हैं। इसके अलावा बाकी चैनल्स में ग्रोथ नहीं है। हाँ, डिफेंस कैंटीन्स का नेटवर्क ज़रूर 77% बढ़ा है, पर अगर हम ये मान के चलें कि ये ग्रोथ इनकी पोर्टफोलियो अपग्रेड करने से या पोर्टफोलियो चेंज करने से आ रही है और या ई-कॉमर्स से आ रही है, तो यहाँ एक रिस्क रहेगा कि 2-3 क्वार्टर्स के बाद हमें इस बिज़नेस में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और दूसरा रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट इनका कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करता है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डेटा नहीं रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कि ये जानने के लिए कि किस दिशा में बिज़नेस जा रहा है। हाँ, इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशंस कंपनी निकालती रहती है। तो ओवरऑल टाइमैक्स एक अच्छा तेज़ ग्रो कर रहा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। जैसे-जैसे भारत में इनकम्स बढ़ रही हैं, लोगों की सैलरीज़ बढ़ रही हैं, तो लोग अपने रहन-सहन पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। वैसे-वैसे टाइमैक्स जैसी कंपनीज़ भी एक्सपैंड कर रही हैं। दूसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है कारट्रेड टेक। कारट्रेड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये नई और सेकंड हैंड कार्स और मोटरसाइकिल्स के परचेज़ और सेल के लिए ऐप्स और वेबसाइट्स चलाते हैं। इनके कई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि कार वाले, बाइक वाले, कारट्रेड टेक, श्री राम मॉल वगैरह, जहां आप जाके नई और पुरानी गाड़ियां दोनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें खरीद सकते हैं। तो कारट्रेड आपका एक प्लेटफॉर्म बिजनेस हुआ जो कार बेचने वालों को कार खरीदने वालों से या कस्टमर से कनेक्ट कराता है। इनके प्लेटफॉर्म्स पर ऑटो डीलर्स, ऑटो कंपनीज वगैरह के एड्स या विज्ञापन चलाते हैं ताकि वो अपनी सेल बढ़ा सके। इनका ये एक रीमार्केटिंग सेगमेंट भी है, जहां ये गाड़ियों की नीलामी करवाते हैं या ऑक्शन करवाते हैं। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में
ओएलएक्स इंडिया का बिजनेस भी खरीदा है। तो ये कंपनी मोटा-मोटी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है। अब देखिए, इनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म तब करेगा जब ऑटो सेक्टर बेकार परफॉर्म करेगा। जब कार्स, बाइक्स वगैरह की डिमांड कम रहती है, मार्केट कमज़ोर रहता है, तो ऐसे में होता क्या है कि कार डीलर्स, कार कंपनीज़ में एड्स डालने के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ता है। उनको तो अपनी सेल लानी है ना। ऐसे में क्या होगा कि ये कार सेलर्स ज़्यादा एड्स डालने लगते हैं कि सेल आए, और एड्स के रेट्स भी बढ़ने लगते हैं। तो कार ट्रेड के मार्जिन्स बेहतर होते जाते हैं, उनको बेहतर मार्जिन्स मिलती हैं। बाकी अगर आप ऑटो सेक्टर को ट्रैक करते हो तो आपको पता होगा कि अभी कुछ भी ग्रोथ नहीं आ रही है सेक्टर में, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। 1-2 कंपनियाँ हैं बस, जैसे कि फोर्स या टीवीएस, जो भले थोड़ी बहुत ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर रही हैं, उनके अलावा पूरा सेक्टर गड्ढे में है अभी। तो जब तक ऑटो सेक्टर स्ट्रगल करेगा, कार ट्रेड को उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। इनके प्लेटफ़ॉर्म्स पर लिस्टिंग्स बढ़ेंगी, एड्स बढ़ेंगे। अब रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। तो कुल सेल्स इनकी 22% बढ़ी हैं। इसमें इनके कंज्यूमर सेगमेंट, जिसमें कार वाले, बाइक वाले और कार ट्रेड प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छी 32% ग्रोथ आई है। ऐसे ही रीमार्केटिंग सेगमेंट, जिसमें गाड़ियों का ऑक्शन या नीलामी होती है, वहाँ 35% ग्रोथ आई है। पर आप देखोगे इनका ओएलएक्स इंडिया का बिज़नेस स्ट्रगल कर रहा है। इस वजह से कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ कम रह गई है। बाकी अगर नीचे आएँ तो मुनाफ़ा इनका पिछले साल से डबल होकर 47 करोड़ रुपए हो गया है। ये सारी संख्याएँ लैक्स में हैं, तो उसका आप ध्यान रखना। इसी दिशा में आप देखोगे इनकी ऑक्शन लिस्टिंग की काफ़ी अच्छी 35% की ग्रोथ रही है, और पिछले साल से इन्होंने 29% ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं। तो मोटा-मोटी हम ये कह सकते हैं कि इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। बाकी ये तो बस Q1 के नंबर्स हैं, क्योंकि होता क्या है, फिर Q2, Q3 में फेस्टिव सीज़न आने लगता है, तो नए मॉडल्स लॉन्च होते हैं। इसलिए आगे कार ट्रेड और फ़ोकस में रहेगा। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से ट्रैक कर सकते हैं। वैल्यूएशन हाँ, थोड़ा ज़्यादा है, पर अगर इनके ओएलएक्स इंडिया बिज़नेस में भी अच्छी ग्रोथ आने लगे ना, तो वो एक बड़ा ट्रिगर हो जाएगा। बाकी एक बेनिफिट कार ट्रेड के मॉडल में क्या है कि ये एक टेक्नोलॉजी बिज़नेस है। इनका रॉ मटेरियल या कच्चा माल का तो कुछ काम होता नहीं है, बस सैलरीज़ देनी होती हैं लोगों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। ऐसे में क्या होता है कि जब सेल्स ग्रोथ आती है, तो आपकी प्रॉफिट ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे हमें 22% सेल्स ग्रोथ पर 106% या 102% प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक बड़ा फ़ायदा रहता है टेक्नोलॉजी बिज़नेसेस में। इसके अलावा नेटवर्किंग इफ़ेक्ट्स का मोड रहता है। नेटवर्किंग इफ़ेक्ट समझें तो आप एज़ अ कस्टमर कार वाले की वेबसाइट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि वहाँ कार सेलर्स हैं, और सेलर्स वहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप जैसे कस्टमर्स हैं वहाँ। तो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस में ये बड़ा मोड होता है, जिस वजह से कॉम्पिटिशन इन्हें इतना आसानी से तोड़ नहीं सकता है। पर यहाँ आप एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि ये बिज़नेसेस अभी अच्छे हैं क्योंकि रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं। पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अच्छे रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, और आप ऐसे सोचो या ऐसे देखो कि आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना, जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिज़ल्ट्स आते रहेंगे। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो वोडाफोन आइडिया और रिलायंस पावर जैसी कंपनीज़ के भी रहे हैं। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स को तो ट्रैक करना पड़ेगा। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां मार्केट में, 4,500 से भी ज़्यादा, तो किस-किस को ट्रैक करें। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। 1 ईयर का प्लान लेने पर आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, वरना आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो तीसरा बिज़नेस है होम फर्स्ट फाइनेंस, जो 10 से 15 लाख रुपए से कम के होम लोन्स देने के बिज़नेस में है, जो आपके अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स बोले जाते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि इनकी 83% लोन बुक, माने कि इन्होंने कितने लोन्स दिए हुए हैं, तो 83% बुक हाउसिंग लोन की है और 16% प्रॉपर्टी लोन्स हैं इनके। इसमें इनके ज़्यादातर लगभग 68 से 70% लोग सैलरीड क्लास हैं, बाकी इनके सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं। टिकट साइज़ या लोन्स के साइज़ की बात करें, तो इनकी लोन बुक में 30% हिस्सा जो है इनका 10 से 15 लाख साइज़ वाले लोन्स का है। 22% लोन्स 15 से 20 लाख रेंज के हैं, और लगभग 21% लोन बुक इनकी
5 से 10 लाख रुपए होम लोन साइज की है। ये इनके टारगेट सेगमेंट्स हैं। होम फर्स्ट अब ये पैसा एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे मशहूर बैंक से उधार लेता है और फिर उसको आगे अपने कस्टमर्स को हाउसिंग लोन्स के रूप में देता है। इनके देश की 13 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के 142 शहरों में 158 ब्रांचेस हैं। इनकी गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अच्छी प्रेजेंस है। इन्होंने 55% जो लोन्स दिए हुए हैं इन्हीं 3 स्टेट्स में दिए हुए हैं। अब इनके बिजनेस और रिजल्ट्स की बात करें तो होम फर्स्ट का एयूएम या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एक साल में 29% ग्रो करके 13,500 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। एयूएम या लोन बुक आपका वो पैसा होता है जो कोई एनबीएफसी या बैंक आगे कर्जा देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हम बाकी कंपनीज में सेल्स ग्रोथ को देखते हैं, एनबीएफसीज में हमें ये एयूएम ग्रोथ को ट्रैक करना होता है। एनपीएस इनके थोड़े से बढ़े हैं पर स्टेबल हैं फिलहाल, तो उधर कोई खास टेंशन की बात नहीं है। बाकी आप इधर देखोगे तो नेट प्रॉफिट होम फर्स्ट का पिछले साल से 35.5% बढ़ा है, पर इसी दौरान आरओई इनका 1.4 परसेंटेज पॉइंट्स कम होके 14.9% या लगभग लगभग 15% पहुंच गया है। ये कोई नेगेटिव पॉइंट या कोई गलत चीज नहीं है, आप ऐसे मत देखिएगा। होम फर्स्ट ने असल में इस क्वार्टर इक्विटी कैपिटल उठाई है, तो ऐसे में आपका जो इक्विटी बेस होता है वो एक्सपैंड होता है, बड़ा हो जाता है और आरओई आपका कम हो जाता है। तो आप इस न्यूज़ क्लिप में देखोगे कि इन्होंने एचडीएफसी, फिडेलिटी फंड्स वगैरह से 1250 करोड़ रुपए उठाए हैं। किसी एनबीएफसी को अगर ग्रो करते रहना है तो उन्हें आगे लोन्स देने के लिए इधर पैसा उठाते रहना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि इनकी प्रमोटर होल्डिंग पिछले 2-3 सालों से कम होती आई है और एफआईआईज और डीआईआईज कंपनी में निवेश करते आए हैं, इन्वेस्ट करते आए हैं, तो उनकी स्टेक लगातार बढ़ती आई है। ये कैपिटल रेज करने के बाद अब इन्हें 3-4 साल तक पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। तो होम फर्स्ट का अपना एयूएम 30% के रेट से ग्रो करने का गोल है, जो इसे काफ़ी अच्छा तेज़ ग्रो कर रहा बिजनेस बनाता है। यहाँ हम 2 मिनट देकर हाउसिंग सेक्टर को भी समझ लेते हैं। ये आपको होम फर्स्ट के मॉडल और ग्रोथ दोनों को समझने में काफ़ी मदद करेगा। तो देखिए, होम लोन्स भी आपके अलग-अलग साइज़ के होते हैं। 35 लाख रुपए से ऊपर के लोन्स को प्राइम और सुपर प्राइम बोला जाता है। ये बड़े महँगे घर लेने के लिए या बड़े शहरों में अपार्टमेंट्स लेने के लिए लिए जाते हैं। इन्हें ज़्यादातर आपके बड़े बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और सैलरीड क्लास लेते हैं। फिर उसके नीचे 25 लाख रुपए टिकट साइज के लोन्स को इमर्जिंग में क्लासिफाई किया जाता है और फिर 15 लाख रुपए से कम के छोटे लोन्स को अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स कहा जाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स ज़्यादातर छोटे शहरों और गाँव वगैरह में लोग लेते हैं, जिनमें ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लो इनकम हाउसहोल्ड्स आपके ये कस्टमर्स हो जाते हैं। अब देखिए, आप जितना पिरामिड में नीचे आते जाओगे, उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर रिस्क ज़्यादा रहता है किसी बैंक या एनबीएफसी के लिए, इसलिए वो इन कस्टमर से ब्याज भी ज़्यादा लेगा। माने कि अगर छोटे शहर में कोई लोअर मिडिल क्लास कस्टमर है, उसका क्रेडिट प्रोफाइल कमज़ोर होगा कंपेयर्ड टू कोई सीए या लॉयर वगैरह, जो 40 से 50 लाख रुपए का होम लोन ले रहा है। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में लोन्स पर इंटरेस्ट 12 से 15% रहेगा, पर प्राइम कैटेगरी के होम लोन्स पे बस 9 से 10% ब्याज रहता है। तो इस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में रिस्क ज़्यादा है, पर अगर आप रिस्क मैनेज करते हुए लोन्स देते गए तो मार्जिन्स भी इधर बहुत हाई हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि इस सेगमेंट में अभी बहुत तगड़ी ग्रोथ आ रही है। पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर आपका लगभग 13 से 15% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, ये सालाना 21 से 23% के रेट से ग्रो कर रहा है। और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत सरकार मिडिल क्लास और कम आय वाली फैमिलीज को सब्सिडाइज्ड रेट पे होम लोन्स दे रही है। मोदी सरकार FY23 से इस स्कीम पर जोरों शोरों से काम करती आई है और पिछले कुछ सालों में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पीएमएवाई का बजट में एलोकेशन भी काफी तेजी से बढ़ाया गया है। इसलिए हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है और होम फर्स्ट को तो मैं टॉप 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ग्रुप में आसानी से डाल सकता हूँ। अगला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। ये एक हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स कंपनी है और ये पैथोलॉजी लैब्स चलाते हैं। इनका मेन बिजनेस डायग्नोस्टिक लैब्स चलाने का है, जहां से इनकी ज्यादातर सेल्स आती हैं। इनके पास देश भर में 39 लैब्स हैं, जिनको चलाने के लिए इन्होंने 9,500 फ्रेंचाइजीज का नेटवर्क सेटअप किया है। ये मॉडल काम ऐसे करता है कि मान लो डॉक्टर ने आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने को बोला, तो आप थायरोकेयर के फ्रेंचाइजी पे जाके या कोई और फ्रेंचाइजी पे जाके आप अपना ब्लड सैंपल दे दोगे और फिर वो फ्रेंचाइजी वो ब्लड सैंपल आगे लैब भेज देती है और 1-2 दिन में आप उस फ्रेंचाइजी पे जाके रिपोर्ट ले लेते हो या आपके पास ऑनलाइन आ जाती है। थायरोकेयर B2B मॉडल पर काम करता है। इनकी सेल सीधा कस्टमर से नहीं होती है, बल्कि ये अपनी सेवाएं फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, अन्य लैब्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स वगैरह को देते हैं। टेस्ट ये लोग परफॉर्म करते हैं
और रिपोर्ट्स उन लैब्स या हॉस्पिटल्स के नाम से आपके पास आती हैं। बाकी प्लेयर्स के मुकाबले थायरोकेयर की प्राइसिंग मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। इस वजह से इन्होंने इंडस्ट्री में ना एक अपनी अच्छी जगह बनाई हुई है, खासकर छोटे शहरों में। अब इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे कि Q1 में इनकी सेल्स 23% बढ़ी हैं। ये अच्छे नंबर्स हैं क्योंकि इनके मैनेजमेंट ने गाइडेंस ही मिड टीन्स यानी कि बस 14 से 16% सेल्स ग्रोथ की दी थी। इनके एबिटा मार्जिन्स बेहतर हुए हैं और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिली है। तभी आप देखोगे इनकी बॉटम लाइन ग्रोथ अभी काफ़ी अच्छी रही है। इनका नेट प्रॉफिट 62% बढ़कर 38 करोड़ रुपए हो गया है। इनकी 90% सेल्स पैथोलॉजी लैब से आती हैं, बाकी 10% शेयर रेडियोलॉजी बिजनेस का है। पैथोलॉजी बिजनेस में काफ़ी अच्छी 25% ग्रोथ रही है, जिसमें 23% ग्रोथ इनकी खुद की लैब से आई है। बाकी 2% हिस्सा जो है वो इन्होंने 6 पोलो और विमता लैब्स एक्वायर करी थी, उनका है। ये बिजनेस इन्होंने हाल ही में खरीदा है। और आप इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो ये जो 25% ग्रोथ में 15% शेयर टेस्ट परफॉर्म्ड का है। इन्होंने इस साल Q1 में लगभग पौने 5 करोड़ टेस्ट किए हैं, जो पिछले साल से आपकी 15% की ग्रोथ हुई। बाकी 11% ग्रोथ जो है वो रेट्स बढ़ाने से आई है, माने कि हमें वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों देखने को मिल रही है। बाकी इधर आप दाहिनी तरफ देखोगे तो इनका फ्रेंचाइजी नेटवर्क एक साल में 17% ग्रो किया है। इनके देश भर में 9,550 फ्रेंचाइजीज हो गए हैं लगभग। इनका हर साल आगे लगभग 1000 फ्रेंचाइजीज खोलने का टारगेट है, जो आपकी 1000 बटा 9,950 लगभग 10.5% नेटवर्क ग्रोथ बनती है। अब देखिए Q1 के रिजल्ट्स तो अच्छे रहे हैं। मेरे हिसाब से थायरोकेयर साल का कम से कम 20% टाइप सेल्स ग्रोथ कर ले जाएगा। पर मैनेजमेंट ने कहा है कि अभी ये अपनी 14 से 16% वाली पुरानी सेल्स गाइडेंस पर ही रहेंगे और सितंबर के बाद ही कुछ इस पे बोल पाएंगे। बाकी इंडस्ट्री की बात करें तो 2022 और 2023 2 साल बेकार रहे हैं डायग्नोस्टिक्स कंपनीज के लिए, पर पिछले 1 साल से इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। ओवरऑल ये मार्केट 10% के रेट से ग्रो कर रहा है। पर हो क्या रहा है कि थायरोकेयर और डॉक्टर लाल पैथलैब्स जैसी ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां छोटे रीजनल प्लेयर से मार्केट शेयर छीन रहे हैं। उनके बिजनेस में 15% से ऊपर ग्रोथ आ रही है। तो थायरोकेयर भी एक अच्छा बिजनेस है, जिसे आप खुद से देख सकते हैं। बाकी अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इन चारों में से सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा लगा है। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम जाता है। आप सपोर्ट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। Q1 रिजल्ट्स आना भी शुरू हुए हैं और हम आगे भी ऐसे कई वीडियोस ला रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।